हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। अरे राम राम, बैठ। स्वागत है आप सभी का। चलिए, कल कुछ मुद्दों पर चर्चा चल रही थी और लास्ट हमने क्या करवाया था, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। अरे कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे ना। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था? एक बताओ बताओ कितने हैं भारत की सीमा पर स्थित, हाँ, जिसमें दोनों आ गई, स्थलीय प्लस तटीय। कितने कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने तो राज्य हैं और कितने ही क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, टेरिटोरिक यूनियन। और कितने स्टेट है? ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ स्थलीय की बात करें, किसकी बात करें, तो स्थलीय पर टेरिटोरिक यूनियन कौन कौन सी है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, राइट। और अगर तटीय की बात करें तो तटीय पर कितनी है? बोलो। दमन दीव व दादरा नगर हवेली। और पुडुचेरी, यही है क्या? ठीक है। और बाकी के बच गए वो सारे के सारे क्या हो गए? राज्य। ऊपर की तरफ टोटल जो आ रहे थे राज्यों की संख्या, टोटल राज्यों की संख्या कितनी आ रही थी स्थलीय में? कल ही तो बताई थी, 16 16 प्लस 2, 2 कौन से? लद्दाख जम्मू कश्मीर। और तटीय में कितनी आ रही है? 9। बताया था नहीं बताया था? 16 और 9 25 आंसर तो स्थलीय का आएगा। केंद्र शासित का कितना आएगा? 4। और वैसे दोनों का साथ में पूछे तो 25 प्लस 4 कितना हो गया? अरे बोलो, ये था। आप ऐसे मत बोलो 28 ही राज्य है। अरे भाई, स्थलीय और तटीय मैंने केंद्र शासित और राज्यों का टोटल बताया, ये आंसर था 29 पूछा गया। सिर्फ स्थलीय पूछे तो 16 और सिर्फ तटीय पूछे तो 9, राज्यों में पूछे तो। और अगर आपको वैसे पूछे तो केंद्र शासित राज्यों का दोनों, तो स्थलीय पूछे तो 16 प्लस 2 कितने हो गए? 16 प्लस 2 18। और तटीय में पूछे तो 9 प्लस 4 9 प्लस 2 कितने हो गए? 11। ठीक है ना। लेकिन दमन द्वीप को हमने किसके साथ में कनेक्ट किया था? गोवा के साथ में। तो ये ध्यान रखना, इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। ये जो है, अगर तटीय सिर्फ पूछे तो सिर्फ कितने आएंगे? 10, जो कि मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी नहीं बनवाई थी? यस, वो टोटल बताई थी मैंने आपको। तो ऐसे करके इनका आंसर कैसे भी, किधर भी, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। चलिए, अब कल मैंने जो है समुद्र तल की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? समुद्र तल। आप लोग समझ गए थे कि भारत के अंदर माध्य समुद्र तल, माध्य समुद्र तल कहां पर है? चेन्नई को मापा जाता है। आजादी से पहले किसको नापते थे? कराची। कराची चला गया पार्टीशन में उधर, उसके बाद में किसको माना? मुंबई। मुंबई के बाद में अब किसको मानते हैं? चेन्नई। और बात समझ में आ गई? यस। अब अगर आपको पूछे सबसे ऊंचा बिंदु जो कि समुद्र तल से भी सबसे ऊंचा है तो भारत का, तो यहां पर एक्चुअल में लिखा आएगा भारत का। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु, तो आंसर क्या होगा? K2। आंसर क्या होगा? K2। या फिर दूसरा नाम है इसका गॉडविन ऑस्टिन। कल अच्छे से मैप में समझाया था। यस। कितनी हाइट है इसकी? यही था। एक और आपको बोलेगा भारत का 0 तो कितना आ गया? चेन्नई। अब भारत में एक ऐसा पॉइंट है जो समुद्र तल से भी नीचा है,
यानी कि भारत के अंदर एक बिंदु ऐसा है ध्यान देना, भारत में एक बिंदु बच्चों ऐसा है जो समुद्र तल से भी -2 मीटर, और वो पड़ता है साहब कुट्टनाड। क्या नाम है? कुट्टनाड। ये कुट्टनाड केरल में पड़ता है। कौन से राज्य में? केरल। और ये कुट्टनाड समुद्र तल से भी, जो कि भारत का समुद्र तल कितना है, ये चेन्नई कितना है 0 मीटर, उससे भी समुद्र तल से -2 मीटर, -2 मीटर। और इससे इसका एक प्रश्न और ये बनता है, यहां पर चावल की खेती होती है। किसकी खेती होती है? चावल, राइस की, ठीक है ना। और ये विश्व का समुद्र तल से निम्न बिंदु, समुद्र तल से भी क्या है? निम्न बिंदु, जहां चावल की खेती पूरे वर्ल्ड का एकमात्र स्थान है, जिसका नाम क्या है? अरे बोलो, कुट्टनाड। क्या नाम है? कुट्टनाड। पूरे विश्व का एकमात्र कुट्टनाड है कि जहां पर जो है किसकी खेती होती है? चावल की। चावल की खेती होती है कुट्टनाड के अंदर, जो समुद्र तल से भी कितना है? -2 मीटर। ओके। तो कल बहुत सारी बातें बताई थी कि भाई कराची के अंदर जो है पहले माना जाता था, फिर मुंबई में माना जाने लगा, अब कहां पर माना जाता है? चेन्नई। ठीक है, यस, ये बात लिखाई थी। फिर जो ऊपर की तरफ मैंने आपको जम्मू कश्मीर का डायग्राम बनाया था, यहां पर मैंने बताई थी वो क्या थी? K2। अरे क्या था? K2, राइट। तो ये बात वो लिख लेना, लिखेगा कुट्टनाड केरल, कुट्टनाड केरल। कुट्टनाड केरल समुद्र तल से -2 मीटर, समुद्र तल से कितने मीटर? 2 मीटर। यह विश्व का एकमात्र स्थान है, यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां समुद्र तल से नीचे, जहां समुद्र तल से नीचे चावल की खेती, राइस क्रॉपिंग, चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती की जाती है। ओके, चलेगा। अभी वर्तमान में जो आप नक्शा देखते हैं, वो नक्शा है साहब किसका? भारत का, वर्तमान भारत का। जो आप ये नक्शा देखते हैं, ये नक्शा है वर्तमान भारत का। इससे पहले भारत एक पूरा भारतवर्ष था, जिसको कहा जाता था भारतीय उपमहाद्वीप। क्या कहा जाता था? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो
बांग्लादेश कौन सा आता है? नेपाल। ये जो आप देख रहे हैं ये किसका हिस्सा है? बांग्लादेश का। यहां तक ये बांग्लादेश का हिस्सा, ठीक है, ये नंबर 1। उसके बाद में क्या लिखा? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? नंबर 2 नेपाल। नंबर 3 भूटान। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये इलाका किस में पड़ता है? भूटान। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आपको इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि भारत का ये वाला इलाका, इसके साथ साथ में आपको जो नीचे समुद्री जो इलाका है उसका भी एरिया पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में है ना। और कौन कौन से बच गए? एक बच गया आपका पाकिस्तान। क्या बच गया? ठीक है। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये पूरा, ठीक है, ये नंबर 4। फिर आता था ये पूरा एरिया जिसका नाम क्या है? यस, नंबर 5 म्यांमार, ठीक है। यहां पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। ये ऊपर की तरफ जो हमारे द्वीप दिख रहे हैं ये तो हमारे द्वीप है, लक्षद्वीप, और इधर की तरफ एक देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। और ये जो आप जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है श्रीलंका, राइट। प्लस नंबर 6 और 7, एक तो हो गया कौन सा? मालदीव, और दूसरा कौन सा हो गया? श्रीलंका। आपको प्रश्न पूछेगा बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश नहीं है, जो हैं वो आपके सामने। क्या बांग्लादेश है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका। जो नहीं है तो एक तो अफगानिस्तान का नाम नहीं आएगा, एक तिब्बत वाला जो इलाका है उसका नाम नहीं आएगा, एक चीन वाला जो इलाका है उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी सब जो है ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप का एक खंड था, और उसके यहीं पर ही जो है पूरा क्या बसी हुई है, पूरी की पूरी फैली हुई है हिमालय। अरे क्या फैला हुआ है? हिमालय। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। यस, तो लिखना भारतीय उपमहाद्वीप कुल 7 देश। भारतीय उपमहाद्वीप कुल 7 देश। लिख लिया? कई जगह पर म्यांमार को जो है नहीं माना जाता, क्योंकि ये म्यांमार वाला जो इलाका है यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अराकान योमा। क्या नाम है? अराकान योमा, जो कि हिमालय का सबसे अंतिम बिंदु माना जाता है। लेकिन कई सारी ऑथेंटिक किताबों के अंदर म्यांमार को भी क्या माना गया? हिस्सा माना गया, ठीक है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 प्लस एक कौन सा देश आ जाता है? भारत। क्लियर? तो टोटल भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8। 7 पड़ोसी देश और एक भारत, तो पूरा क्या कहलाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप। क्लियर? और इस पूरे बेसिक परिचय का एक अंतिम टॉपिक और लेके चल रहा हूं, और उसके बाद में एक बड़ा और एक बेहतरीन टॉपिक चलेगा जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके तमाम जितने भी एग्जाम के अंदर अगर भारत का भूगोल सब्जेक्ट आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी आ रही है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। वो पढ़ाएंगे हम भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हम हिमालय पढ़ेंगे, हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे, हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, हम तटीय मैदान पढ़ेंगे, हम द्वीप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्वीप। आपको बताऊंगा मैं कि द्वीप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, चट्टानी द्वीप कौन सा है, ज्वालामुखी वाला द्वीप कौन सा है, मिट्टी से निर्मित द्वीप कौन सा है, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है, प्रवाल भित्ति क्या होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे आगे धीरे धीरे। क्लियर? पठार क्या होते हैं, कितने % एरिया में फैले हुए हैं, मैदान कितने % एरिया में फैले हुए हैं, पूरा इस प्रकार का भाग, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इन सबको उच्चावच टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। उच्चावच। उच्चावच क्या होता है,
इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अंतिम एक चीज जो है वो मैं बताऊंगा जो करंट से रिलेटेड है, क्योंकि जितना अभी पुराने अपने अभी जो लास्ट 2 दिन पहले जो सीटी के पेपर हुए 2 दिन तक, उनके अंदर आपने देखा होगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट काफी अच्छा उसके अंदर लेंदी मैटर दिया हुआ था। तो आने वाले जितने भी सीटी के एग्जाम होंगे तो उनके सबके अंदर, हालांकि और बाकी सब आरएस वगैरह सब में तो आता ही है, ठीक है ना, करंट से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो पूछे जाएंगे। कई बार क्लास में मैं चर्चा करता हूं और आप लोगों को मैंने ऐसे क्लास में बताया था कि एक दिन शायद मैंने चंद्रमा के बारे में चर्चा की थी आप लोगों से, की थी क्या? मैंने बताया था कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला, और मैंने पहला और दूसरा, सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से मैंने ये चर्चा की थी। मैंने बोला था पहले का आंसर आपको पता है लेकिन दूसरे का नहीं पता, ऐसे किया था ना मैंने चर्चा आपसे। तो पहला व्यक्ति आप सबको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरा बज एल्ड्रिन। ये दोनों, ये प्रश्न कुछ अलग अलग प्रकार से सीईटी के पेपर के अंदर आया था कि चंद्रमा के ऊपर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा कौन सा? बज एल्ड्रिन। उसमें लिखा था दूसरा व्यक्ति। कईयों ने सोचा कि भाई दूसरा कदम रखने वाला, बोल साहब पहला उसने रख दिया तो भाई साहब दूसरा भी यही रखेगा, तो आंसर वो कर दिया, गलत। एक ने पूछा था कि पहली बार चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति, तो आंसर क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत की तरफ से राकेश शर्मा, अरे नाम नहीं सुना क्या? यस, ऐसे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला कल्पना चावला, ऐसे करके। तो ये सब अलग अलग प्रकार से प्रश्न होता है। मैंने अंतरिक्ष वाला, ब्रह्मांड वाला कार्यक्रम इसलिए रोक दिया था क्योंकि वो आपके सीटी वाले सिलेबस में नहीं है। तो सीटी वाले के अंदर जो है वो पहले चीजें कराना, फिर ब्रह्मांड का अपन बाद में कराएंगे, जो अपन किसका लेके चलेंगे? आरएस वाले, राइट। तो अगर आप वास्तु में इस आरएस फाउंडेशन की, फाउंडेशन में प्री और मेंस दोनों, अगर इसकी आप तैयारी करते हैं तो वास्तु में जितने भी छोटे एग्जाम हो वो सब क्लियर कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो अब अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा टॉपिक है, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, यस ध्यान देना। भारत के प्रमुख सीमा, ये वो सीमा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान से आ गई एक लप्पू से आदमी के पास, वो वाला नहीं है ना, ये वो दूसरी सीमा का मतलब तो बॉर्डर। तो भारत के ऐसे कुछ विवाद हैं जो किसी देश के साथ में, वो कौन कौन से, ठीक है ना। सबसे पहला विवाद सर क्रीक, इसको थोड़ा बस एक एक दो लाइनों में ही पढ़ेंगे, हम ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा चीजें जो होती है वो फिर आरएस के लेवल पर होती है, ठीक है ना। तो अपन तो एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से हैं, फिर आगे कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। सर क्रीक विवाद, कौन सा विवाद? सर क्रीक विवाद, ठीक है। मैं विवाद बताता जाऊंगा और मैप पे समझाता जाऊंगा, फिर उसके साथ साथ में दो लाइनें लिखते जाएंगे। देखिए सर, ये आप जो एरिया देख रहे हैं पाकिस्तान का, और यहां पर एरिया देख रहे हैं जो है गुजरात का, किसका है? गुजरात का बॉर्डर लगता है साहब पाकिस्तान के साथ में, और यहां पर ये छोटा सा जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये समुद्री सीमा वाला, ये एरिया है सर क्रीक। कौन सा एरिया है? पाकिस्तान इसको जो है रेखा मानता है सर क्रीक, जबकि सर क्रीक के पूरे इलाके के अंदर भारतीय सेना, भारतीय आर्मी और कोस्टल नेवी, उसका पूरा यहां पर जो है प्रभाव है, पूरा उनके कब्जे में, भारतीय नेवी कब्जे में, भारतीय आर्मी कब्जे में। भारतीय आर्मी की यूनिट है जिसका नाम है भारतीय नेवी, ठीक है ना, यस, जिसको हम जल सेना बोलते हैं, और यहां पर जो है तैनात। क्या होता था पहले, यहां से काफी घुसपैठ होती थी, ये लोग समुद्री रास्ते से आते थे भारत के अंदर, गुजरात के कच्छ बंदरगाह से होते हुए, और भारत के अंदर एरिया में पहुंच जाते थे, और आतंकवादी अलग अलग शहरों के अंदर बम विस्फोट की घटना करते थे। वर्तमान में ये बॉर्डर तो पूरा सील है, लेकिन इस बॉर्डर को भी सील करने के लिए गुजरात के अंदर सबसे पहले कोस्टल नेवी, सबसे पहले तटीय सेना, कौन सी सेना को कहां पर तैनात किया गया? भारत के अंदर जरूरत पड़ी, एक तो होती है आर्मी मेन, और एक होती है नीचे जो है अर्धसैनिक बल। अगर भारत के अंदर कहीं पर भी कोई पंगा होगा, कोई बड़ा चुनाव कराए हैं कुछ किसी प्रकार का, तो सीआरपीएफ काम करती है। कौन काम करती है? बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए जैसे क्या काम करती है? बीएसएफ, तिब्बत वाले बॉर्डर के ऊपर, ये तो बीएसएफ है, पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और यहां पर काम करने के लिए काम करती है आईटीबीपी। कौन काम करती है? आईटीबीपी। बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़े बड़े जितने भी उद्योग है उनको सुरक्षा के लिए काम करती है सीआईएसएफ। कौन काम करती है? ये अर्धसैनिक बल है।
प्यारे बच्चों, इनमें जाने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, एसएससी जीडी। कौन सा देना पड़ता है? एसएससी जीडी। एक जनरल ड्यूटी होती है जो इनके अंदर तटीय सेना, जो कि एक अर्धसैनिक बल है। तो भारत में सबसे पहले तटरक्षक सेना की जो नियुक्ति की गई थी, सबसे पहले ये कोर बनाई गई थी, वो कहां पर बनाई गई थी? गुजरात। तो अगर आपको पूछे कि बोला साहब सरक्रिक, तो बोलेगा सरक्रिक, सरक्रिक एक्चुअल में है कहां? तो आंसर क्या होगा? गुजरात। फिर एक बात पूछेगा कि किन दो देशों के मध्य है, तो भाई साहब भारत का किसके साथ है? पाकिस्तान के मध्य विवाद। बोलो बात समझ गए क्या? ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको पूछे सरक्रिक कहां है, तो आंसर क्या होगा? गुजरात। किसके साथ में विवाद है? लिखो सरक्रिक विवाद, सरक्रिक विवाद। और लिखेगा यह गुजरात की राज्य की सीमा में है, यह गुजरात राज्य की सीमा में है। भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद है। भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या है? विवाद। नेक्स्ट बात तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट लिखिएगा सियाचिन। लिखिएगा सियाचिन। ओके। ध्यान देना सर, देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं, जहां पर मैं ये बॉर्डर बना रहा हूं, इस बॉर्डर का ये वाला इलाका, इसको कहा जाता है पीओके। क्या कहा जाता है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है अक्साई चीन, जो किसके कब्जे में है? चीन के। बोलो कब्जे में, और हमारा इलाका। पहले ही जो पूरा देश था, ये पूरी जो, ये दोस्तों ये पूरा जो भारत था, वर्तमान में आपको जो ऐसा दिखाई दे रहा है, इस पूरे भारत को एक करने के लिए, क्योंकि भारत के अंदर कुछ विदेशी लोग हमेशा आक्रमण करते रहे, कोई ना कोई आक्रमण करने के लिए आता रहता था। भारत में लूटने के पर्पज से लोग आते थे, कई लोग व्यापार के पर्पज से आए अंग्रेज, उसके बाद में व्यापार को उन्होंने शासन में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी, प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और उनके जो है उसके बाद में उनके हाथ जो है काफी खुल गए, बोले यार ये तो राजा ही भाग खड़ा हुआ, तो रियासत किसकी? हमारी हुई। फिर उसके बाद में इन्होंने व्यापार को शासन में बदल दिया, शासन को शोषण में बदल दिया, हर बात पर टैक्स, बहुत सारा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। हर खेत के अंदर 10 बोरी गेहूं की निकल रही है किसी के, तो जाहिर सी बात है 5 बोरी अंग्रेजों को देनी पड़ेगी, 2 बोरी अंग्रेजों को देनी पड़ेगी, 3 बोरी अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। तो वो टैक्स था। बोले साहब ये आपके डेवलपमेंट के लिए हम करेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा हम, ताकि हम आपका डेवलपमेंट करें। तो ये चीजें की जाती थी। तो ये पूरे भारत, जब अंग्रेजों को यहां से, अंग्रेज यहां से गए, तो इस पूरे देश के लिए एक संविधान बना था। सबसे अंतिम नाम मैंने संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है? इंडिया, दैट इज भारत।
इंडिया अर्थात भारत, सबसे अंतिम संविधान। तो इस देश को आजादी के लिए किसी एक या दो व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे महापुरुषों का योगदान था। और दोस्तों उसके अंदर जब भारत का संविधान, ये भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। और इसी तारीख को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाते हैं। और अभी लागू नहीं हुआ था, पूरे देश को एक अभी हुआ नहीं था, और पूरे देश को एक करने के लिए इस देश के अंदर कई सारे महापुरुष काम कर रहे थे, और जिनके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। क्योंकि दोस्तों ये पूरी रियासतें, ये पूरे जो लोग थे, ये अलग अलग शासन में अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे। इतना ही नहीं, तुम्हारा राजस्थान भी एक अलग ही, मारवाड़ वाले अलग लड़ाई करते थे, मेवाड़ से अलग करते थे, ये जयपुर वाले अलग उनसे करते थे, ये वंश अलग किसी से करता था। सब लोग रियासतों में बटे हुए थे। ये ऐसा नहीं था कि वर्तमान में 50 जिले, ऐसा नहीं था, ये रियासतों में था। 4-5 बड़ी रियासतें थी, उनमें बटा हुआ था। बड़ी रियासत के अधीन कोई छोटी मोटी रियासत काम करती थी। इतना ही नहीं, ये रियासत आपस में कितना ज्यादा एक दूसरे से द्वेषता रखती थी, जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर 2 रियासत थी, एक थी बीकानेर, एक क्या रियासत थी, और इसके एक तरफ है क्या, नागौर। एक बार हुआ क्या, इन नागौर वालों ने बॉर्डर पर एक बीज बोया तरबूज का। अरे तरबूज जानते हो क्या? नहीं, मतीरो। ओ माय गॉड, मारा पापा मतीरो ले आया, वो वाला मतीरे की बात कर रहा हूं। मतीरे का बीज बोया, तरबूज। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, वाटरमेलन। इतना मजा नहीं आ रहा वाटरमेलन बोलने में ना जितना मतीरो। ये जितने भी इंग्लिश मीडियम में, आप ये मत समझना घर पे ऐसे कहते हैं कि मैं वाटरमेलन खाऊंगा, ये सब यही कहते हैं कि मतीरो खाऊंगा मैं आज, है ना। तो मतीरा, ध्यान देना। तो मतीरा जब इन्होंने यहां पर बीज उसकी बो दिया, और उसके बाद में उसकी बेल, आप तरबूज की बेल काफी लंबी आगे तक, तो ये बेल जो है आगे तक चली गई, यहां पर बीकानेर तक। उस बेल के अंदर एक फूल निकला, फूल से तरबूज बना। अब एक बात बताओ, किसी के दीवार के पास में पड़ोसी की दीवार है, और दीवार के वहां पर उन्होंने जो है अमरूद का पौधा उगा रखा है, पेड़ हो गया, अमरूद की पूरी डाल आपकी तरफ झुकी हुई है, जिसके अंदर काफी सारे अमरूद गुच्छे में लटके हुए हैं, हमारे घर की तरफ लटके हुए हैं। हम क्या वापस दे देंगे? मैं तो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे घर की तरफ आया हुआ। बात समझ में आ गई? हम उसको खा लेंगे, और मेरा जैसा तो ये कहेगा सल्टाने के बाद में पड़ोसी को, यार भाई साहब इसमें अमरूद थे, आपने तोड़े क्या? मैं कहूंगा उल्टा उसको कि मेरे घर की तरफ आ रहे थे, आपने तोड़े क्या? इतना भी आपको विश्वास नहीं था कि जबकि सल्टा चुका हूं। तो यही काम है। बीकानेर वालों ने देखा यार कोई बेल हुई है, ठीक है, मतीरा लगा हुआ है, काटा, काट पीट के सल्टा लिया, खा लिया। नागौर वालों ने बीज बोया था, उनको दिख गया था भी मतीरा लगा हुआ है, ठीक है। 10-15 दिन बाद में उन्होंने निकाल के देखा कि मतीरा कहाँ है। देखा तो थारी महादेव, मतीरा ही नहीं। बोला अब क्या करें? बोला अब क्या करें? ठीक है साहब, बुलाया साहब नागौर के, ललकारा इनको, हाँ भाई मतीरा कहाँ है? कि मतीरा तो खा गए, हम खा गए। दोनों के बीच में इतना घमासान युद्ध हुआ दोस्तों, और 10,000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? एक मतीरे के पीछे। मारवाड़ी भाषा में लड़ाई को, युद्ध को राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो फ्रेंड साथ में बैठी होती है, दोनों अलग, एक उस बेंच पर एक उस पर हो गई, तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में दरार पड़ गई कि हमारे बीच में राड चाल रही है। होता है कि नहीं होता? यस, खेत में मेड़ पर राड हो जाती है, बोला राड होगी साबी के साथ में, गोदी में होगो राड। तो इसको इतिहास में नाम लिया गया मतीरे की राड। 10,000 लोग मारे गए थे, किसके पीछे? मतीरे के पीछे। क्लियर? बोलो साहब बॉर्डर पर ही क्यों बोया? अब किसी ने रात को खाया होगा मतीरा, नहीं समझा मेरी बात, बॉर्डर पर गया होगा लोटा लेकर के, नहीं समझा आप, तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है। कई लोग पूछते हैं कि साहब क्यों बोया वहां पर, अब बो दिया अगले दिन। ये थी रियासतें। तो दोस्तों इस पूरे भारत को एक करने के लिए, इन पूरी रियासतों को एक करने के लिए कोई एक व्यक्ति का काम नहीं था, इतनी इतनी रियासतों को एक करते थे। बीकानेर नागौर वालों को बुलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बैठक हुई उनके साथ में। बोला साहब अपन एक पूरा संविधान बना चुके हैं, पूरे देश को एक बना रहे हैं, पूरा संविधान पूरे देश में लागू होगा, एक देश बना रहे हैं पूरा, जो रियासतों में बटा हुआ था, अंग्रेजों से हमें आजादी मिली।
तो बीकानेर वाला बोला हाँ ठीक है चलो मिलते हैं। नागौर वाला कहता अपन तो नहीं मिलेंगे भाई। बोला अपन नहीं मिलेंगे, स्टैंड अप गेट आउट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उधर आजाद हिंद फौज बना चुके थे सुभाष चंद्र बोस, सहयोग जर्मनी का लिया था, हिटलर का, जापान का, क्योंकि दो ही थे जो वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरी दुनिया को दिखाया था, जर्मनी और जापान। जर्मनी में पहले तो हिटलर को सल्टाया और इधर दूसरा फिर जापान के ऊपर परमाणु बम फेंके अमेरिका ने कि तुमसे बड़े भी बैठे हैं कोई, तब जाकर के वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शांत हुआ। तो जब इनका सहयोग था, आज जापान हमें सहयोग क्यों करता है, आज हमें जर्मनी क्यों सहयोग करता है, इंडियंस वहां पर जाते हैं तो क्यों उनकी रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि देश के अंदर वो देख चुके थे ऐसे लोगों को। सुभाष चंद्र बोस की मैंने बात की, सुभाष चंद्र बोस एक बार जर्मनी गए थे मिलने के लिए हिटलर से। हिटलर अपने हमशक्ल रखता था, क्योंकि जिन लोगों के दुश्मन होते हैं, जो लोग स्पष्ट बात करते हैं, उनके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, कोई भी मार सकता था उसको, तो वो अपने हमशक्ल रखता था 10 हूबहू दिखने वाले। और हिटलर जिस महल में रहता था उसके अंदर लास्ट के 10वें कोने में, वो 10वें कमरे में वो रहता था, और कोई भी मिलने के लिए आता था हिटलर से तो उसका हमशक्ल ही उससे मीटिंग करके रवाना हो जाता था। कई कबार ऐसी घटना हुई कि कोई मिलने के लिए आया, चाकू निकाला और मार दिया, बोले साहब हिटलर मर गया। ओरिजिनल हिटलर कहता हूं मैं यहाँ, टेंशन मत लो, वो मेरा हमशक्ल था। सुभाष चंद्र बोस को नहीं पता था कि हमशक्ल भी रखता है। अब जैसे ही सुभाष चंद्र बोस मिलने के लिए गए, क्योंकि देश आजादी की कगार पर था और आजादी हिंद फौज बनानी थी, तो जैसे ही गए तो सब हमशक्ल आया और मिले सुभाष चंद्र बोस, हाँ ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, हिटलर को भेजिए। बोले साहब मैं ही हिटलर हूँ। बोले नहीं हिटलर को भेजा। हिटलर का जो हमशक्ल मुंह लेकर के वापस चला गया और हिटलर को बोला किसी दूसरे को भेज दो, इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया होगा मूर्ख ने, किसी दूसरे को भेज। दूसरा गया, फिर हाथ मिलाया, अरे बोला भाई हिटलर को भेजो ना यार, हिटलर तक ये बात पहुंची। अरे बोले भाई किसी दूसरे को भेजो। पहली बात तो है कौन, क्या नाम है, कहां से आई, ये पूछो आप, तब मिलूंगा मैं। अब सुभाष चंद्र बोस इंडिया करे, मैं आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब हिटलर क्यों मिले, इंडिया जानता ही नहीं था, हिटलर अनपढ़ था, लेकिन हिटलर नक्शों का और हिटलर देशों का ज्ञान रखता था कि कौन सा देश कहां पर है, किस महाद्वीप पर है। हिटलर अनपढ़ था, हिटलर ने पुरानी किताबें सब चीजें पढ़ता था, वो हिटलर अनपढ़ था, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन करने की ताकत बहुत तगड़ी थी। कभी यूट्यूब पर डालना स्पीच ऑफ हिटलर, आपको दिख जाएगा वो भाषण देते हुए, उसके अंदर वो जोश हो जाए। इतना सा हिटलर था, इतना सा, जरा सा, और पूरी दुनिया को उसने झका के रख दिया था। तो जब उससे मिले तीसरा, चौथा, पांचवा, हिटलर का दिमाग खराब हुआ, तो बोलो सारी रुको मैं जाता हूं। हिटलर गए, बोले यस। तुरंत सुभाष चंद्र बोस कुर्सी से खड़े हो गए, सर मैं सुभाष चंद्र बोस, हम कमिंग फ्रॉम इंडिया। बोले इंडिया इंडिया क्या लगा रखा, कौन है इंडिया, कहां से इंडिया। सुभाष चंद्र बोस का दिमाग लगाया, बोले यार ये अनपढ़ है, इतना तो अनपढ़ नहीं है जितना इतनी बातें कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने प्रश्न को वापस दोहराया, हिटलर ने वापस प्रश्न को दोहराया कि कहां से आया, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने उत्तर को वापस दोहराया कि आई एम कमिंग फ्रॉम भारत। तो हिटलर का दिमाग, बोले यार ऐसा बोलो ना, भारतवर्ष से आया हूं मैं। यस कमिंग, बैठिए, बैठाया। ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस। तो वो हिटलर ने क्वेश्चन किया उनसे, बोले यार इतने सारे मेरे हूबहू हमशक्ल जो दुनिया में सब लोगों से मीटिंग कर चुके, लेकिन तू एक ऐसा आदमी था जो मेरे को पहचान नहीं पाया, जो मेरे को ओरिजिनल को तो खड़ा हो गया कुर्सी से, बाकी सब लोगों से तो बैठा बैठा मिल रहा था। तो बोला सर जितना हिटलर के बारे में सुना था, हिटलर के बारे में जो बातें सुनी थी, इतना जोश जुनून से भरा हुआ व्यक्ति, और वो जो आ रहे थे सर, वो जोश और जुनून से भरे हुए नहीं, तो उनके अंदर आंखों में इतनी चमक नहीं थी। आप आए तब लगा मेरे को यस ये हिटलर है, तब पकड़ पाया मैं आप, समझना मेरी बात। तब उन्होंने, तो सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे ऐसे लोगों से आजादी मिली। जब नागौर के शासक ने मना कर दिया, बोले हम नहीं मिलेंगे, लोह पुरुष को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अडिग रहते थे अपनी बात पर, इसलिए लोह पुरुष कहते थे। लोहा कहीं अगर लगा दिया तो अडिग रहेगा अपनी जगह पर, तो लोह पुरुष इसलिए कहते थे उनको। सुभाष चंद्र बोस आजादी हिंद फौज जाती थी, नागौर के अंदर पूरा एरिया सल्टा देती थी, उस एरिया पर कब्जा कर लेती थी पूरे पर। नागौर वाला राजा हाथ जोड़ता था, दादा भाई माफ करो, मिल लेते चलो, तो फिर मिलते। ऐसे जाकर के इस देश की रियासतों को एक किया था दोस्तों, और ऐसी रियासतें तो मतीरों के लेकर के लड़ जाती थी। उसके बाद में भी कई सारे युद्ध हुए, और जिनके विवादों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये एरिया कई बार यहां से कई घुसपैठ हुई, और जिसके अंदर यहां के लोग थे काबिलियाई लोग। कौन से लोग थे, काबिलियाई लोग। और इन काबिलियाई लोगों ने जम्मू कश्मीर की रियासत पर आक्रमण कर दिया, और अपनी सेना को ये लोग धीरे धीरे आगे की तरफ क्या करते रहे,
बढ़ाते रहे, क्योंकि रियासत अभी भारत में मिली नहीं। कि अगर एक जगह रियासत मिल जाएगी तो सबको हम मिलकर के मार सकते हैं किसी पड़ोसी देश को, लेकिन साहब ये मिली नहीं थी जम्मू कश्मीर रियासत ने, जबकि हिस्सा किसका था? हमारा, क्योंकि हमारा हिस्सा था। ये तो बाद में पार्टीशन हुआ है, हिस्सा तो हमारा ये पूरा था। ये था भारतीय उपमहाद्वीप, वर्तमान स्वरूप तो ये है। और इस पूरे रियासत के ऊपर जब ये लोग आए, उसके बाद में इन्होंने जो है सेना मांगी दिल्ली से, और जब जाकर के सेना ने, ये आगे तक बढ़ गए थे काबिल ये लोग, यहां तक तो यहीं पर इनको रोक दिया गया। तो वर्तमान में ये हिस्सा किसके कब्जे में हो गया? पाकिस्तान की। समझ गया मेरी बात? देश काम कर रहा था अपनी शक्तियों को बढ़ाने को लेकर के। 1961 चीन ने अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? भारत के पास में दोस्तों इतनी सामरिक शक्ति नहीं थी, भारत की बनाई हुई तोपें ऊपर तक नहीं जा सकती थी, पहाड़ी इलाकों तक, क्योंकि ये एरिया चट्टानी मरुस्थल है हमारा, ये पूरा एरिया चट्टानी मरुस्थल है, यहां तक हमारी तोप नहीं जा सकती थी। और आज भारत ने, भारतीय आर्मी ने इतनी तरक्की की है कि ऐसे हेलीकॉप्टर, ऐसे बड़े विमानों को लिया है जो नीचे तोप बांध करके भी ऊपर ले जा सकते हैं। हमने ऐसे एरिया, ऐसी चीजों को हमने मजबूत कर लिया। वहां पर हमारा पूरा आर्मी बेस ही बना दिया, जहां पर भी ऐसा एरिया, पूरा आर्मी बेस बना दिया कि कभी भी युद्ध की स्थिति होगी तो हम तुरंत यहां से अटैक कर सकते हैं, हमें दिल्ली से सेना नहीं बुलानी पड़ेगी। तो जब 61 में हुआ तो हमें इसलिए हारे चीन से, फिर बाद में कह दिया था कि अब की बार लड़ाई होगी तो तेरा नामो निशान मिटा दिया जाएगा, चीन को क्लियर कह चुके थे हम ये बात। तो इसने तो लड़ाई नहीं की। 1965 में फिर लड़ाई लड़ी, किसने? पाकिस्तान से। अब आजा बेटा, 65 में स्थिति कर दी थी हमने, क्योंकि हम पहले ही ललकार चुके थे 61 के अंदर। 65 में हम लड़ाई जीत गए थे, पाकिस्तान को हरा दिया था। ये लड़ाई हम जीत गए थे और ये हार गए थे, कारण था। तो एक शिमला समझौता किया गया था पाकिस्तान के साथ में। उस शिमला समझौते के तहत में बहुत सारे ऐसा एरिया जो पाकिस्तान का रहेगा, बहुत सारा एरिया हमारा रहेगा। इवन जब ये रियासत मिल रही थी, इसको पता था कि कोई भी अटैक कर सकता, तब ये रियासत मिल रही थी, तो इसने भी लिखित एक साइन करवाया था इस रियासत से कि तुम्हारे संविधान के अंदर ये बात लिखो, धारा 370, कि हमारा खुद का झंडा होगा, तुम्हारा झंडा नहीं अपनाएंगे, तिरंगा में हम कुछ भी अपना सकते हैं। तुम जो भी जनगण मन वगैरह कुछ भी करते हो, राष्ट्रगान वगैरह, हम नहीं अपनाएंगे, हमारी इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तुम्हारा कोई भी देश का नीचे का जो भी व्यक्ति है यहां पर आकर के प्लॉट लेकर के नहीं रहेगा, हमारे स्थायी व्यक्ति रहेंगे। तुम्हारा कोई भी व्यक्ति यहां करके शादी नहीं करेगा, हमारी लड़की तुम्हारी उधर शादी कर सकती, क्योंकि हमको तो भेजना है, लेकिन तुम्हारा व्यक्ति यहां करके शादी नहीं करेगा, यहां करके नहीं रहेगा। समझा मेरी बात? इतनी सारी चीजें धारा 370 के अंदर। और दोस्तों यहां के लोगों को, ये लोग, इनके आतंकवादी संगठन यहां पे भड़काते थे। यहां के बेरोजगार युवाओं को जो तैयारी करते थे कोचिंग के, तो रास्ते में रोक लेते थे। अरे क्या कोचिंग की तैयारी कर रहे हो बेरोजगारों, 1 लाख रुपए हम देते तुम्हें महीने के महीने, क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये बंदूक पकड़ेगा 47, बढ़िया चला, खूब बंदूक। और जो भी आर्मी के जो भी कैंप, वो जो भी जा रहे हैं, इन सबको यानी कि इतना परेशान कर दो इनको कि आर्मी यहां से छोड़ के भाग जाए और ये पूरा एरिया पाकिस्तान का हो जाए, ऐसे करते थे। तो घुसपैठ करते हैं ये लोग। और ये जितने भी आर्मी के जो भी ट्रक वगैरह होते हैं उनको निशाना बनाते हैं। ये पहले पूरा एरिया जम्मू कश्मीर था, हर जगह। यूएनओ में जो बड़ी मीटिंग होती थी, यूएनओ जिसके अंदर 193 देश प्लस एक दूसरा और कर रहा है, 194 दक्षिणी तिमोर अभी जुड़ेगा, अभी नहीं जुड़ा। उसके अंदर, उस मीटिंग के अंदर ये तो ये नहीं कहता था कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे विकास में काम नहीं करता था, ये कहता था कि जम्मू कश्मीर हमारा है। बोलिए यार ये क्या आदमी है, खुद के बारे में तो नहीं करता, कहता जम्मू कश्मीर हमारा। तब यूएनओ के अंदर जब ये भारत को पता है, भारत को ये देखता था यार ये अपनी गरीबी के बारे में तो बात नहीं कर रहा वहां पर, अपने विकास के बारे में कि सड़क बनाए, पुल बनाए, चीजों का विकास करे। हमारे जब CD 100 जो गाड़ी हीरो होंडा की चलती थी पहले, आज से 25 साल पहले, हमारी जो अभी बंद हो गई, वो आज भी वहां पर चल रही है। वहां पर इतनी भारी गाड़ियां, इतनी महंगी गाड़ियां, आईफोन, इन सब के कारखाने वहां पर नहीं बने अभी पाकिस्तान के अंदर, अभी बहुत पीछे है वो। सिर्फ और सिर्फ कट्टरता। अगर आप अपनी जाति, अपने धर्म के प्रति कट्टरता रहोगे तो वही हाल होगा जो अफगानिस्तान का हुआ। किसका हुआ? जो श्रीलंका का हुआ, और जिसके कगार पर बांग्लादेश का हुआ, और जिसके कगार पर कौन खड़ा है? पाकिस्तान का हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं होती है, जाति होती मानवता। क्या होती है? मानवता। हॉस्पिटल में तुम भर्ती होते, तुम्हारा रिश्तेदार भर्ती होता है, ब्लड बैंक जाते हो, ब्लड दो, वहां क्यों नहीं पूछते किस जाति का ब्लड है? वहां क्यों नहीं पूछते? तो इसलिए जो भी ये पढ़ने वाले बच्चे सोशल मीडिया पर वहां पर लगाते हैं फलानी जाति का नाम अपनी किताब के अंदर, वो गलत है।
इसलिए मैं कभी मेरे नाम के पीछे जाति नहीं लगाता, चाहे मैं जर्नल ओबीसी से हूं, मैं कभी नहीं, क्यों नहीं लगाता, मैं मेरे गांव का नाम लगाता हूं, गांव में कभी रहा ही नहीं, इसलिए गांव का नाम पीछे लगाता हूं ताकि गांव से मेरी पहचान बने। समझा मेरी बात? इसलिए तो यहां के लोगों ने इस प्रकार की बातें कर दी धारा 370 में, जिसको हटाई गई, और हटाने से पहले ये और कर दिया गया कि ये बार बार जम्मू कश्मीर का राग अलाप था, जम्मू कश्मीर का सिस्टम ही खत्म कर देते हैं। बोला साहब ये जम्मू कश्मीर होगा और बाकी का पूरा एरिया क्या होगा, लद्दाख। अगर लद्दाख की तूने बात की, लद्दाख हमारा एरिया, लद्दाख की अगर तूने बात की तो अच्छा नहीं होगा। तब जितनी भी घुसपैठ होती है तो यही इसी क्षेत्र में होती है, झेलम नदी के आसपास होती है। बारा, मुला, उरी, पुंछ, राजौरी ऐसे जिले हैं जहां पर होती है। और उरी की घटना, उरी के अंदर आपने देखा होगा सीआरपीएफ की एक बहुत बड़े ट्रक को उड़ा दिया गया था, और उस ट्रक को उड़ा दिया गया था, और बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि हमारे यहां से विमान भेजे थे हमने, और आसपास के क्षेत्र पे कैंप पर रडार भेज करके हमने पता किया कि यहां पर आतंकवादियों को कैंप लगा रखे, आर्मी पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि आर्मी से तो यहां पर नहीं पड़ रहा पाला, तो आतंकवादी लोगों को यहां पर उन लोगों को भड़काया जाता है। वहां पर स्टोन प्लेटिंग की घटना होती है, पत्थर फेंकने की घटना होती है, बहुत सारी चीजों इसलिए होता है। और धारा 370 हटने के बाद में पूरा केंद्र शासन के अधीन में आ गया कि अब वहां पर कोई चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के नेता वहां के लोगों को भड़काते थे, कि वहां के लोगों को कोई भी परेशानी होती थी अपने नेता को वो करते थे आगे। तो इसलिए लास्ट में जब सीएम थी महबूबा मुफ्ती, माफी चाहते हैं महबूबा मुफ्ती, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और अब दोबारा चुनाव किए जा रहे हैं वहां पर, वापस बीजेपी गवर्नमेंट उसमें चुनाव करा रही है दोबारा। तो ये कारण था यहां पर। इतना ही नहीं, यहां पर कारगिल था हमारा एरिया, कारगिल कौन सा एरिया है जो वर्तमान में किसमें पड़ता है, लद्दाख, यहां पर भी इन्होंने अटैक किया था। और यहां पर जो एरिया है इसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है, सियाचिन, हम इसी की बात कर रहे हैं। और सियाचिन एरिया पर भी अपनी चौकी वगैरह लगा दी थी, और भारत ने 1984 में 1984 में एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम था, ऑपरेशन मेघदूत। और इस ऑपरेशन मेघदूत में इस पूरे एरिया को क्या किया गया, खाली किया गया, और भारत ने अपने कब्जे में लिया। भारत ने किस में लिया, अपने कब्जे में, जो कि वर्तमान में पहले किसका हिस्सा था, ये पीओके का, यहां तक ये वाला ये। और ये एरिया तो इन्होंने क्या कर दिया था 1965 के युद्ध के बाद में, किसको दे दिया था, चीन को। ये वही समय था 1965, चीन से लड़ाई हुई, ये समय था पाकिस्तान से लड़ाई हुई। दोस्तों हमारे यहां पे अकाल भी पड़ गया। क्या पड़ गया, देश के अंदर बारिश नहीं हुई 3 साल तक, 2 साल तक बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं होगा। नहीं उगने की वजह से देश के अंदर हाहाकार मच गया। किसी भी देश के साथ में युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है, कई बार सोचते हैं कि ले चलो अब पाकिस्तान की तरफ 2-3 मिसाइलें ठोक दी जाए, युद्ध कर लिया जाए। युद्ध करने का मतलब है किसी भी देश से कोई जहाज कोई सामान लेके आ रहा है तो हमारे देश में नहीं आएगा, ऊपर से जहाज भी नहीं जाएगा, हवाई यात्रा भी बंद हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए किसी देश के साथ में युद्ध हो रहा है और कोई जहाज आ रहा है सामान लेकर के, और किसी दूसरे देश की मिसाइल उस जहाज पे अटैक करेगी, अरबों खरबों का माल था, तो किसकी जिम्मेदारी, उस देश की होगी या भारत की होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो उस देश के साथ में व्यापार क्या कर दिया जाता है, बंद। और जब व्यापार बंद कर दिया जाता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है भारत के अंदर जो चीजें पैदा नहीं होती दूसरे देश से आ रही होती वो भी आना बंद हो जाती है, राइट। तो युद्ध के बहुत घातक परिणाम होते हैं। पूरी सामरिक शक्ति, जितना भी पैसा बजटों में लग रहा है, जितना पैसा विकास में लग रहा है, सब रोक दिया जाता है, क्योंकि सारा पैसा किसको ठोका जाता है, युद्ध के अंदर। आर्मी को पूरे हथियार सप्लाई करने के लिए किया जाता है, सब चीजें रोक दी जाती है, राजमार्ग वगैरह सब रोक देंगे, क्योंकि कोई भी विमान कहीं पर भी उतर सकता है, किसी भी राजमार्ग पर हमने ऐसा बना दिया। क्योंकि सबसे पहले युद्ध होता है तो दूसरा देश क्या करता है, सबसे पहले हवाई पट्टी पर हमला करता है। किस पर हमला करता है, हवाई पट्टी को उड़ाता है, ताकि उनका जहाज जो है क्या नहीं कर सकते, उड़ान नहीं भर सकते। लेकिन भारत के अंदर क्या किया गया, राजमार्गों को ऐसा बनाया गया, ऐसा कर दिया गया, बड़े राजमार्ग बनाए गए कि जिनके ऊपर युद्धक विमान भी उतर सके इमरजेंसी के समय। तो ऐसी सिचुएशन यहां पर पैदा की गई थी। उन्होंने 1965 इस प्रकार की चीजें हुई, अकाल हुई, और देश के अंदर दोस्तों भयंकर तरीके से जो है भुखमरी की हालत पैदा हो गई। और देश के अंदर 1967 के अंदर 1967 में, क्योंकि 1960 और 61 के अंदर हरित क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी, जो हुई थी मैक्सिको में। कहां हुई थी, और उसका व्यक्ति था जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में करने वाला सबसे पहला हरित क्रांति, उस व्यक्ति का नाम मैक्सिको में हुई थी सबसे पहले। बहुत ज्यादा इन्होंने गेहूं का प्रोडक्शन किया था। आज कनाडा, यूएसए के अंदर गेहूं का उत्पादन क्यों होता है, क्योंकि ये लोग हरित क्रांति कर चुके थे वहां पर। इन्होंने किसमें तैयार की थी, गेहूं की। और दोस्तों जब ये अभी भी कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार,
बोरलोग पुरस्कार, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, नॉर्मन बोरलोग, जिसने विश्व में हरित क्रांति। अब भारत में जरूरत पड़ी, क्या होता है 1967 ने जब मैक्सिको में गेहूं का उत्पादन शुरू कर दिया तो हमने मैक्सिकन गेहूं लेना शुरू किया। कौन सा गेहूं लेना शुरू किया? मैक्सिकन गेहूं। ये लोग मशीनों से गेहूं छानते थे। हम लोग कई बार आज भी गांव में देखना गेहूं का हम पीसना करते हैं। अरे करते हैं क्या? एक छलनी होती है जिसके अंदर चौड़े छेद होते हैं और उसके अंदर से करते हैं, छोटे छोटे गेहूं रफी निकल जाती है और ऊपर के जो साफ गेहूं होते हैं उनको हम कट्टे में डालते हैं पिसवाने के लिए। जो छोटे गेहूं होते हैं उनको जानवरों को खिलाने के लिए डालते हैं, जानवरों के आटे के लिए रफी होती है। दोस्तों ये मशीनों से जब गेहूं को छांटते थे तो कचरा जो गेहूं होता था, रफी जो होती थी, वो भारत के लिए तैयार की इन्होंने। पानी में भिगो दिया बोरियों को और फिर जहाज में भरा, क्योंकि साहब अगर सूखी बोरी भरेंगे तो उसका वजन होगा क्या? और जैसे ही गेहूं को अगर गीला कर दिया तो वजन होगा क्या? बिल्कुल होगा। और आपको पता है हमारे घर के अंदर भी कभी कोई कट्टा वगैरह कोई भी गेहूं अगर बारिश में भीग जाता है तो क्या गेहूं खाने योग्य होता है क्या? नहीं खाते, आटा पीसेगा ही नहीं, उसका रबड़ बन जाएगा। तो इसलिए हम उस गेहूं को किसके डालते हैं? जानवरों के। तो जानवरों को डालने वाला गेहूं गीला करके भेजते थे, रफी वाला गेहूं भेजते थे और भारत में आता था, क्योंकि ये दान करते थे भारत को। मैक्सिकन गेहूं, भारत इतनी गरीबी से गुजरा हुआ था, लेकिन भला हो एक व्यक्ति का जिनका नाम था एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम है? अभी हाल ही में इनको भारत रत्न दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत रत्न। 48 लोगों को दिया गया, जिसके अंदर 5 लोगों को और दिया गया है। टोटल भारत के अंदर 48 और 5 कितने हो गए? टोटल 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, अभी दिया गया इनको। इन्होंने देखा कि इस प्रकार का गेहूं भारत में आ रहा है, कृषि वैज्ञानिक थे, इनका बहुत मन दुखा और इन्होंने मैक्सिकन गेहूं को लिया और इसमें 2 किस्में तैयार की इन्होंने, कल्याणी सोना, कल्याणी, और एक का नाम रखा सोनालिका। क्या नाम रखा? कल्याणी सोना और सोनालिका, 2 किस्में तैयार की इन्होंने। और दोस्तों भारत के अंदर ऐसा एरिया चुना जहां पर जलोढ़ मिट्टी, जहां पर पानी की प्रधानता और जहां पर कृषि मैदानी इलाका हो, और वो जो एरिया चुना उन्होंने, और वो चुना भारत के ऊपर के 4 राज्य जो वर्तमान में भी गेहूं की पैदावार में टॉप पर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सॉरी माफी चाहते हैं, 3 राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये भारत का लगभग 40% एरिया कवर कर रहे थे। कितना एरिया कवर कर रहे थे? 40% एरिया कवर कर रहे थे। और इन्होंने यहां पर जो है गेहूं लगाया और उसके बाद में भारत ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। यानी कि भारत में 1967 के बाद में, यानी कि 67 और 68 बोलते हैं, इसमें भारत में क्या शुरू हुई थी? हरित क्रांति। विश्व में कब हुई थी? 60-61 में। किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? एमएस स्वामीनाथन। कितनी किस्में तैयार करी? 2, कल्याणी सोना, सोनालिका। तो ये घटना होती है दोस्तों 1961 चीन के साथ, 1965 पाकिस्तान के साथ, अकाल पड़ता है, हरित क्रांति होती है। ये पूरा हमारा ये 10 दशक था, ये 10 वर्षों का समूह था ये हमारे लिए। उसके बाद में भारत कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। और भारत का एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, एफसीआई, जिसके अंदर एसएससी पास किए हुए बंदे उसमें जाते हैं, जिनकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके बहुत टॉप पर होता है, जिनकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, सिर्फ एसएससी की, कई बच्चे करते हैं, जिनकी मैथ बहुत टॉप पर होती है और वो क्रॉस करते हैं, वो लोग वो अधिकारी बनते हैं, एफसीआई में जाते हैं, इनकम टैक्स बनते हैं, कस्टम, जिनका लेखा जोखा होता है लिखने, जिनकी मैथ कमजोर होती है तो वो एसएससी पास ही नहीं कर पाएगा। तो खुद की मैथ कमजोर है तो वो आगे जाके भी मामला कमजोर करेगा, तो वही जाता है जिसकी मैथ टॉप पर होती है। तो दोस्तों एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने इतना गेहूं भारत के अंदर कर रखा है कि हर साल भारत क्या करता है? गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं देता है, फ्री में देता है। प्लस भारत के पास में इतना गेहूं का भंडार कर रखा है, भारत ने स्टॉक कर रखा है कि पूरे विश्व को दोस्तों 20 सालों तक, कितने सालों तक हम भोजन करा सकते हैं। इतना गेहूं का स्टॉक है भारत के अंदर, इतनी पैदावार होती है इसके बाद। तो ये इलाका था सियाचिन। कौन सा इलाका था? भारत का सबसे दुर्गम, भारत का सबसे दुर्गम सीमा क्षेत्र, भारत का सबसे ऊंचा और खतरनाक युद्ध क्षेत्र, -50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर रहता है।
चाइना एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें, और भारत अब मेड इन इंडिया बनाने लगा चीजें, क्योंकि हमारी चीजें दो जगह से आती थी, अमेरिका जिसने बंद कर दिया, फिर हम दो लोगों से करते हैं, रूस, फ्रांस और इजराइल। फ्रांस को हम पैसा देते हैं, दो लोगों से हमें कई बार डोनेशन में पाती है चीजें, इजराइल और रूस, इजराइल और, क्योंकि इन दोनों को पता है कि इनके अंदर युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा भारत के अंदर, और भारत के अंदर दिमागदार लोग बहुत हैं, क्योंकि इजराइल का सहयोग भारत कर चुका है, इजराइल का सहयोग भारत कर चुका है। बताऊंगा कहां पे कर चुका है, वो आगे आएगा, अभी विवाद के अंदर ही आगे बताऊंगा मैं। तो अक्साई चीन का इलाका था जिसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान ने, और 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और भारत ने क्या किया, कब्जा किया। तो ये एरिया अभी भी विवादित है, किसके साथ में, भारत का किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, वर्तमान में भारत के कब्जे में। और पाकिस्तान ने कहा कि भारत कौन से समझौते का, शिमला समझौते का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा क्लियर। दूसरा लिखिएगा सियाचिन, लिखिएगा सियाचिन, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद, ऑपरेशन मेघदूत में, नेक्स्ट लाइन, ऑपरेशन मेघदूत के दौरान, ऑपरेशन मेघदूत के दौरान डैश लिख देना 1984, भारत ने कब्जा जमाया, पाकिस्तान इसको शिमला समझौते का उल्लंघन मानता है, पाकिस्तान इसको शिमला समझौते का उल्लंघन मानता है। यहां वर्षभर तापमान, यहां वर्षभर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। लास्ट लाइन, यह भारत का सबसे ऊंचा, यह भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। बहुत सारे ऑपरेशन चले भाई, ऑपरेशन केदारनाथ भी चला, ऑपरेशन मंदाकिनी भी चला, ऑपरेशन गंगा भी चला, ऑपरेशन विजय भी चला, ऑपरेशन कारगिल भी चला, तो सब जगह अलग अलग पर। अभी अपनी चर्चा चली ऑपरेशन मेघदूत की, एक पूरी लिस्ट पढ़ाऊंगा कौन कौन से क्या ऑपरेशन चले, समझ गया। विदेशों से जो भारतीय लोग फंस गए युद्ध में और उनको भारतीय आर्मी निकाल के ले गई, वो भी एक ऑपरेशन था। कोरोना के समय दूसरे देशों में फंस गए, उनको यहां पे लाना, वो भी एक ऑपरेशन था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय यूक्रेन के अंदर भारतीय मेडिकल के छात्र जब फंस गए, तो वो भी एक ऑपरेशन था, सबके नाम रखे गए, राइट। ये था ऑपरेशन मेघदूत, नाम रखा गया, उसका नाम रखा जाता है किसी भी ऑपरेशन का, जिसमें पूरी आर्मी एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के सैनिक और फिर काम करते हैं। समझा मेरी बात? यस, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आज तीनों सेना एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो इसलिए है क्योंकि जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो उन चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे मेड इन इंडिया के तहत भारत सबमरीन खरीदता था, पनडुब्बियां खरीदता था, वर्तमान में भारत में बहुत सारी पनडुब्बियां बनाई जा रही है। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये सारे साइंस टेक के क्वेश्चन आएंगे, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन आएंगे, जो आपके इस टॉपिक में आर एस फाउंडेशन में ही पढ़ाऊंगा, उसमें करंट की बातें मैं ही पढ़ाऊंगा। ये सारी वो चीजें हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो कभी हम पढ़ते नहीं है, किताबों में भी नहीं होते हैं और हमको छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अगर टॉपिक चलेगा तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारे जो मुद्दे हैं ये सारे अपने ज्योग्राफी के जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर धीरे धीरे मैं आपको चीजें बताऊं। ज्यादा नहीं है, कोई 4-5 और है, जैसे यहाँ पर काला पानी हो गया, यहाँ पर डोकलाम हो गया, यहाँ पर जो एरिया है सरक्रीक हो गया, यहाँ पर एरिया 3 बीघा गलियारा हो गया, यहाँ पे तिस्ता विवाद हो गया, यहाँ पे फरक्का बैराज विवाद हो गया, ऐसे कई सारे विवाद है।
जिन पर भारत जो है काम करता है। अब भारत ने, अब जैसे ऊपर की तरफ के मैंने ये बताए, तो ऊपर में अभी एक तो हो गया ये पीओके वाला एरिया, एक हो गया ये आपका अक्साई सॉरी सियाचिन वाला, ये एरिया हो गया अक्साई चीन वाला। यहाँ पे काला पानी के बारे में क्या है, काला पानी पूछेगा किन दो देशों के मध्य विवाद है, किसके बीच में विवाद है। तो ये सारी चीजें जो होंगी तो अपनी इनके सबके अंदर धीरे धीरे आपका नॉलेज बूस्ट होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचेगा कि अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ, यही खत्म नहीं हुआ। आप देख के देखें कि कितने सारे टॉपिक मैं साथ के साथ कराते जा रहा हूं आपको, तो चीजों को समझे, यहां से सीख करके जाएं आप चीजें। अभी पहले 2 ही थे लद्दाख के अंदर, कारगिल और लेह 2 ही जिले थे, अब 5 और बना दिए, जास्कर, नुब्रा, शाम, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका चांगथांग, ऐसे करके टोटल 5 बनाए, टोटल 5 और बना दिए। 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब यहां पर जो चुनाव होंगे तो इन 7 के अंदर जो है सीटें होंगी, 7 विधानसभा क्षेत्र होंगे। बोलो हो गए नहीं हो गए? यस, पहले 2 ही थे, लेह सबसे बड़ा था, कच्छ सबसे बड़ा, उसके बाद में लेह, जो कि मैंने आपको शुरू में पढ़ाए थे सबसे बड़े जिलों के बारे में, बोला बताया नहीं बताया था, अभी भी लेह सबसे बड़ा, बाकी एरिया सब छोटे छोटे एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा जनघनत्व है तो उन एरिया को जिला बना दिया। इसके अंदर 20 है, कितने हैं? 20, बहुत सारे। ऐसे करके अपन जो है इनके सबके अंदर अपन पढ़ेंगे, राइट। तो सियाचिन वाली बात खत्म होती है, कल 15 मिनट में सारे और खत्म करा दूंगा कौन कौन से क्या है, और उसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, भारत का भौतिक प्रदेश। क्लियर? तो जब मैं ये बोर्ड पर मैप बनाऊं तो आपके पास भी खाली मैप होने चाहिए भारत के, ताकि आप लोग भी उसको जो है यहां से समझ करके और लिख करके और उसमें आप ऐड कर सकें। और अब साथ में कोशिश ये रहेगी कि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैं तुरंत उतार दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास पूरी होने के बाद में आप लोग उतार नहीं पाते हो। ठीक है ना? धन्यवाद।